जी हाँ, तो पहले मतदान फिर जलपान और कुछ ही देर में हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। मोदी जी अब वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो अभी अपनी माताजी से मिले थे। ये ताज़ा अपडेट हम आपको इस समय दे रहे हैं और वो तस्वीरें भी हम आपके सामने जल्द ही लाएंगे। लेकिन चलिए आपको बता दें कौन से वो दमदार एक्सपर्ट्स हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे बाजार पर फंडामेंटल नजरिया। साथ ही कल के भारी बिकवाली के दबाव के बाद आज टेक्निकल सेटअप कैसा खड़ा है, इस सब पर बात होगी S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी से। राजेश सातपुते LFS ब्रोकिंग के हमारा साथ देंगे आज। मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, रजत के बोस.com के रजत बोस और LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा, सब आपको बताएंगे आज तकनीकी तौर पर और वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से क्या ट्रेड बनता है। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर। अमेरिका के बाजारों को आप दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर आप बुलिश हैं तो आप देखेंगे नैस्डैक को जो 6 महीने के हाई पर है। अगर आप थोड़ी सी मंदी में हैं तो आप देखेंगे डाउ को, लेकिन बहुत ज़्यादा मंदी हुई नहीं है। आप देखिए अमेरिका के बाजारों में, और कच्चा तेल को जहाँ कल हम छोड़कर गए थे वो लगभग वहीं पर है। 74.5 के आसपास हमने ब्रेंट क्रूड कल देखा था सुबह सवेरे, जब भारतीय बाजारों में थोड़ा सा नर्वसनेस नजर आई थी। आज भी देखिए $74.5 के आसपास ही है, तो ये बढ़ा नहीं है। ये एक अच्छी खबर हमारे लिए। और जो खबर की हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे कि ईरान पर जो ऑयल सैंक्शंस जो लगे हुए थे और जिसमें छूट दी गई थी कुछ देशों को, वो छूट खत्म हो चुकी है, तो वो न्यूज़ भी आ चुकी है। तो जिस खबर का अनुमान लगाया जा रहा था वो खबर भी हमारे सामने आ चुकी है। अच्छी बात ये, एक दिन की छुट्टी के बाद हांगकांग के मार्केट्स जो खुले हैं वो करीब आधे पौने घंटे पहले 80 पॉइंट नीचे थे और अब हरे निशान में आ चुके हैं। तो एशियाई बाजारों की रिकवरी SGX निफ्टी के काम आएगी। बिल्कुल आप देखिए वैसा ही देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और 2 दिन ट्रेडिंग सेशंस में बहुत बड़ी गिरावट देखी भी जा चुकी है। तो लेट्स सी, आज का दिन एक रिलीफ भरा होना चाहिए हर्षदा। उम्मीद तो यही है हेमंत। फिलहाल SGX निफ्टी एकदम सपाट, लेकिन कल का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। और कल जो हमने भारी बिकवाली देखी, 300 पॉइंट से ज्यादा का जो झटका लगा था यहाँ पर निफ्टी बैंक को, या फिर इंट्राडे में जो निफ्टी की हालत हुई, और डर यही था कि 11,600 के हम नीचे गए तो क्या 11,500 तक टूटेंगे। इवेंचुअली बाजार संभला और निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और मैं यही अंदाजा लगा रही थी कि शायद FIIs की ओर से बड़ी बिकवाली की होगी या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी बिकवाली की होगी। लेकिन वो आंकड़े स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वैसी कोई तस्वीर नहीं है और वीरेंद्र समझाएंगे इसका मतलब क्या है। दरअसल कल के सत्र में FIIs ने थोड़ी सी खरीदारी कर ली। 74 करोड़ की खरीदारी हुई है। हाँ, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स जरूर बेचे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में बड़ी पोजीशन ली, 3,400 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर खरीद के गए हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से अगर आप चाहें तो थोड़ी बिकवाली के आंकड़े आए हैं, वो भी 68 करोड़ के, यानी कि FIIs की कैश में खरीदारी से भी कम। तो कल एग्जैक्टली हुआ क्या टेक्निकल सेटअप बिगड़ा, इसीलिए वो सेल ऑफ देखने को मिला और ये रिटेल निवेशकों ने अपनी पोजीशन काटी है। वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। बताइए, ये समझाइए, क्योंकि FIIs ने इतनी बिकवाली नहीं की, इनफैक्ट वो खरीदारी करके गए और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से बहुत ही मामूली बिकवाली हुई। तो कल हुआ क्या? उस शख्स को तो मैं भी ढूंढ रहा हूं जो निफ्टी को कल लेके नीचे आया है हर्षदा, यकीन मानिए। कल मैं भी एग्जैक्टली इसी दुविधा में था कि FIIs की क्या सेलिंग है बहुत बड़ी। और कुछ लोगों ने ये कहा कि सेकेंड राउंड ऑफ पोलिंग के बाद, वोटिंग के बाद, वोटिंग परसेंटेज अच्छा ना होने के बाद माइट भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में कोई बदलाव हो, वो नहीं था। आप देखिए कैश में 73 करोड़ रुपए की बाइंग, इसके अगेंस्ट 68 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग। तो बाजार में कैश नहीं था, लेकिन कैश निकल नहीं रहा था, याद रखिए, ये बड़ी चीज है। 300 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय हुआ, याद रखिए। नीचे जब इंडेक्स आया तो शॉर्ट कवरिंग भी आई थोड़ी बहुत, यानी FIIs ने अपने शॉर्ट्स को कवर भी किया। और एक और चीज हर्षदा, जो आपने ये जो आंकड़ा बताया ना अभी, 3411 करोड़ रुपए की इंडेक्स के ऑप्शंस की बाइंग, इसमें हुआ क्या है समझ लीजिए। FIIs ने कैश में बाय नहीं किया तो उन्होंने सेल भी नहीं किया। उन्होंने अपने आप को हेज करने के लिए ऑप्शंस में जो बाइंग करी है उसमें 30,000 पुट लॉन्ग करी है और 12,000 कॉल लॉन्ग करी है पुल बैक को खेलने के लिए। हाँ, एक बात है कि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करी, कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में उन्होंने शॉर्टिंग करी, कुछ में लॉन्ग अनवाइंडिंग करी, लेकिन FIIs के आंकड़े किसी भी प्रोस्पेक्टिव से खराब नहीं है। और ये किसी भी, अगर आप देखें, प्रकार का संदेह प्रकट नहीं करते कि नहीं इस हालिया ट्रेंड को वो रिवर्स होता हुआ देख रहे हैं या फिर इस अप ट्रेंड पे वो पॉज लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, निफ्टी में हुआ क्या एग्जैक्टली आप देखिए हर्षदा, मैं बताऊं, वो जो स्ट्रेंथ वाला जोन था ना 680, हमने उसको वॉलिड कर दिया, लेकिन पूरे दिन हम 20 डेमा के ऊपर रहे। और टेक्निकल्स का एक बहुत, अगर आप देखें, एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, कहा जाता है कि हालिया ट्रेंड को
तब तक प्ले करो जब तक कि 20 डेमा वॉलेट ना हो जाए। और इसीलिए वो जो 580 की रेंज थी, जब तक उसके ऊपर था, शॉर्ट का कन्विक्शन मेरे पास नहीं था। 20 डेमा को हमने कल निफ्टी पर वॉलेट नहीं किया। हुआ क्या, कॉल्स में आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 11700 पे अब एक बहुत बड़ा कॉल राइटर आ गया है। यानी इस बाजार का स्ट्रक्चर तभी ठीक होगा या फिर स्ट्रेंथ को हम तभी रिज्यूम कर पाएंगे जब तक कि हम 680 यानी जिसको हम कल तोड़ के आए और ऊपर की तरफ 730 उसको रिगेन ना कर लें। स्ट्रेंथ तब तक नहीं लौटेगी। और याद रखिए 41 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है उस कॉल में, तो 680 720 ये स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रीगेन करना पड़ेगा हमें। नीचे आइए, नीचे क्या हुआ? हाँ, नीचे की तरफ दिक्कत थी और कल 2-3 चीज जो कि काफी खराब रही कि पुट्स में शॉर्ट कवरिंग हुई और स्पेशली 11500 की पुट में 3,90,000 शेयर कम हुए। अब याद रखिए हर्षदा, 11500 की पुट को मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस हफ्ते 3 ही ऑप्शंस में सबसे बड़ा ओआई खड़ा था। 12,000 की कॉल, 11,700 की पुट जिसको हम वॉलेट कर चुके हैं, अब वहां पे कॉल राइटर आ चुका है, और 11,500 की पुट जो कि इस सीरीज का बेस था। इसके पुट राइटर का बाहर निकलना अच्छा संकेत नहीं है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? याद रखिए अभी हम 20 डेमा के नीचे क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर हम इसके नीचे स्लिप होते हैं, जो कि लेवल है 580 और 575, तो मेरे ख्याल से 550 भी बचेगा नहीं इस बार उस सेलिंग प्रेशर में। लेकिन उसका इंतजार कीजिएगा, 575 के वॉलेट होने का इंतजार कीजिएगा ड्यूरिंग द डे। उसी के बाद आपको 11,500 की पुट लेनी है, क्योंकि बड़ा ट्रेड 11,500 की पुट में ही है। मैं फ्यूचर्स को अभी छूना नहीं चाहूंगा, रिस्की है, ट्रैप होने के चांसेस हैं, 20 डेमा को रीगेन करने के चांसेस हैं। तो इस दुविधा के बीच में वो 11,500 की पुट पे एम्फेसाइज करना है। 22-23 रुपए की ये पुट है, और अगर बाजार नीचे की तरफ स्लिप कर गया तो ये पुट अच्छी खासी ग्रिप में आ जाएगी आपकी। लेकिन याद रखिए हर्षदा, बहुत मुश्किल सेशन है, क्रिटिकल सेशन है, 20 डेमा मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ऊपर की तरफ 640 हम रीगेन कर लेते हैं, 640 645 रीगेन कर लेते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है। तो क्रिटिकल सेशन है, मुश्किल सेशन है, लेकिन थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा इसको। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स बताइए वीरू। यहाँ भी 2 दिनों में बड़ी गिरावट। बृहस्पतिवार को मुझे याद है करीब 300 पॉइंट लुढ़का था, और कल जब 100-150 पॉइंट नीचे था, हम कह रहे थे आज भी सुबह सुबह बेच दीजिए बैंक निफ्टी को, अच्छा पैसा बनेगा। तो 525 के आसपास कल गया, 850 के आसपास गिर चुका है 2 दिन में। और गिरेगा, यहाँ से बाउंस करेगा। हेमंत देखिए, इसी इंडेक्स की लीडरशिप में हम यहां तक आए थे, ठीक है ना, इसी इंडेक्स की लीडरशिप में। और कल इसने, मैं ये कहूंगा कि जहां निफ्टी ने 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसने दे दी। इसने 20 डेमा के नीचे भी क्लोजिंग दी, और इसने हाल के लोज यानी 29,714 उसके नीचे भी क्लोजिंग दी है। अगर आप इसको देखें हेमंत, याद रखिए निफ्टी बैंक 500 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, यानी 29,500 इसके बाद सबसे क्रिटिकल जोन है। हालांकि ये टेक्निकली वीक हो चुका है। जरा ऑप्शन का डेटा लेके आइए, अब देखिए 30,000, 30,100 और 29,900 की रेंज में कितने बड़े कॉल राइटर खड़े हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखो डेटा आएगा, ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। आप ये देखिए 3 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। एक है 29,700, 29,800 और 29,900 की कॉल में देखिए 1,64,000 कॉल बिकी हैं। और अगर आप पुट्स को देखें, सब 3 स्ट्राइक्स को देखिए, 29,500, 29,400, 29,600 को, यहां पर 29,600 के पुट राइटर को देखिए 2,10,000 पुट जुड़ी यहां पर, और 29,400 का पुट राइटर यहां पर सिर्फ 72,000 पुट जुड़ी। तो उसके पास वो कन्विक्शन नहीं था। और इसीलिए हेमंत मैं ये कहूंगा कि अगर आज हम एक बार फिर से 29,600 को वॉलेट करके नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, तो वो 29,500 की पुट जोड़ लीजिएगा, हार्डली 110-120 रुपए की है। और अगर स्विंग मिल गया नीचे की तरफ तो अच्छा स्विंग मिल जाएगा, और उसमें वो पुट करीब 150 से 250 से 300 रुपए की बिक सकती है। लेकिन याद रखिए 20 डेमा के हम नीचे हैं हार्डली 100 पॉइंट से। अगर रीगेन कर गए 29,814, फिर से बता रहा हूं, 29,814 अगर रीगेन कर गए तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो ये बीते 1.5 महीने का सबसे क्रिटिकल सेशन है, जहां पे हम जाकर 20 डेमा से आज फाइट करने जा रहे हैं, उसको सरेंडर करने जा रहे हैं या फिर रिगेन करने जा रहे हैं। और इसीलिए इसको ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है। लॉन्ग की अप्रोच पे तब ध्यान देंगे हेमंत जब हम 20 डेमा के ऊपर 1-2 दिन फिर सेटल हो जाए, लेकिन आज नहीं। आज इन 2 पुट्स पे फोकस कीजिए और ब्रेकडाउन को देखिए, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, तो उन आंकड़ों पर नजरें रहेंगी और जैसे वीरेन लगातार कह रहे हैं कि वो 20 डीएमए उस पर आप नजरें रखें और वो एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा गहरी बिकवाली के लिए या फिर एक रिकवरी के लिए। ठीक है, शुक्रिया वीरेन। राजेश सातपुते और समीर कालरा से भी पूछ लेते हैं कि आज कुछ एक पुल बैक का मूड है या नहीं, और साथ ही आपको पूरे चुनाव का फ्लेवर भी लेकर आएंगे। इनफैक्ट मनीष देसाई हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और उनकी नजर है गुजरात के इलेक्शंस पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अपना मतदान डालने और उन्हीं का नारा था पहले मतदान और फिर जलपान, और ठीक वही आज उनकी तरफ से भी देखने को मिला है। आज सुबह से वो निकल पड़े हैं, पहले अपनी माताजी से मिले और उसके बाद पहुंच रहे हैं वो उस पोलिंग स्टेशन अपना वोट डालने के लिए। मनीष देसाई जुड़ गए। मनीष, क्या ताजा अपडेट? सुबह में काफी लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और जैसे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ कुछ ही मिनटों में पहुंचेंगे। अमित शाह जो गांधीनगर के उम्मीदवार भी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यहाँ सुबह से पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लोगों के मूड जानने की कोशिश की, उन्होंने मतदारों से भी बातचीत की और काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे उनका स्वागत वो करेंगे खुद अमित शाह। और साथ ही यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए उसका भी जायजा उन्होंने लिया। जो वोटर है यहाँ पर वोट डालने के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया है। चारों तरफ आप जैसे देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगाए गए और वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए लोग उत्साहित है और यहाँ पर अमित शाह अपने परिवार के साथ मौजूद है, जो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर वोट डालने के बाद निकल लेंगे। अमित शाह जो है वो फिर अपना वोट डालने जाएंगे, नारायणपुरा जो इनका इलाका है वहाँ पर वो जाएंगे। लग रही है मनीष, वहाँ पर कैमरामैन से कहिए जरा कैमरा घुमाकर दिखाएं कितने लोग होंगे वहाँ पर इस समय। बिल्कुल, चारों तरफ जैसे आप देख रहे हैं कि भीड़ काफ़ी है, लोगों में उत्साह भी है और आप जैसे देख रहे हैं चारों तरफ लोग अपने टेरेस पर खड़े हुए हैं और नीचे भी चारों तरफ जहां बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये जो इलाका है रानीप का, यहाँ पर पारंपरिक रूप से नरेंद्र मोदी का वोट है और वो वोट डालने के लिए यहीं पर आते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के, और यहीं पर आते हैं। वो रानीप का इलाका है और यहीं पर वो वोट डालने के लिए आते हैं। तो स्थानिक उम्मीदवार है अमित शाह, लेकिन मोदी का करिश्मा जो है वो अभी भी बरकरार है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए चारों तरफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, अब हम आपके पास वापस आएंगे जब मोदी जी वहाँ पर वोट डालने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो भारी संख्या में लोग वहाँ पर हर्षदा पहुँचे हुए और क्या तस्वीरें हमें अभी देखने को मिली। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और समझ लेते हैं आज के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की आज की पिक्स कौन सी हैं। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है मार्केट पर। मॉर्निंग हेमंत, मॉर्निंग हर्षदा। गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी का जो रेंज है मुझे भी जो वीरेन ने कहा वही लगता है। ज़्यादातर 11,500, 11,700, 12,000 पे जो राइटिंग हो रही थी वो हमने देखी 11,700 पे शिफ्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात है कल जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई है उस तरह से मुझे लगता है कि थोड़ा एक कॉशियसनेस आ गया है सिंस वी आर हेडिंग फॉर द एक्सपायरी। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि लेवल्स क्या है। मुझे लगता है 11,600 जो हम हमेशा उसकी बात करते हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि 11,600 से एक टेक्निकल पुलबैक मिले 50-60 पॉइंट का। तो क्या ये होगा? मुझे लगता है शुरू का 1 घंटा एक डिसाइसिव होगा। 1 घंटे में जितनी वोलेटिलिटी अगर कोलैप्स होती है, क्योंकि विक्स भी 22-23 के ऊपर चला है, अगर ये वॉल कोलैप्स होता है अहेड ऑफ दिस एक्सपायरी तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है 50 पॉइंट का पुल बैक। बट एट द सेम टाइम जो डेटा पॉइंट्स है वो सब फिलहाल के लिए तो बेरिश साइड पे है। तो जो वीरेंद्र ने स्ट्रैटेजी रखी 11,500 का पुट, वो मैं 11,600 पे आता हूँ। मुझे वो ज़्यादा कंफर्ट देता है क्योंकि सामने एक्सपायरी है तो ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाए, यानी पुट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने 11,500 का 600 का जो पुट है वो 45 रुपीज़ के आसपास, मुझे लगता है चॉपीनेस में 40 तक मिल जाएगा दिन में। स्टॉप लॉस 20 का रहेगा, मेरा टारगेट 74 का होगा। जिस तरह से मार्केट पैन आउट हो रहा है, जिस तरह से रेट सेंसिटिव सेक्टर में, NBFCs में, फाइनेंस में, बैंकिंग में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी,
उसमें मुझे NBFC सेक्टर सबसे ज़्यादा वीक लग रहा है। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, जिस तरह से शॉर्ट बिल्डअप हुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा वीकनेस मुझे कल दिखाई दी, जो फ्रेश वीकनेस, मैं फ्रेश कहूँगा उसको, वो थी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में। 1426 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है, जो कि एक कैश में प्राइस है। अगर यही आप फ्यूचर में देखते हैं तो 1430 के आसपास मिलता है। इट्स ए क्लियर कट ब्रेकडाउन पोस्ट कंसोलिडेशन। 1500 के आसपास कंसोलिडेशन हुआ और फिर टूटा, तो मुझे लगता है छोटा मोटा पुल बैक भी आता है तो चोलामंडलम में सेल करना चाहिए। सो चोलामंडलम इज अ सेल। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरा रहेगा 1460 का और टारगेट है 1374 का। एडिंग टू दैट, हमने कल देखा कि कल इतना 150 पॉइंट का करेक्शन हुआ, लेकिन टाइटन में जो स्ट्रेंथ थी वो लास्ट तक बरकरार थी। मुझे लगता है टाइटन एक कॉन्ट्रा बाय रहेगा, मोमेंटम बाय रहेगा, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है एक्सपायरी के लिए। सो टाइटन इज ए बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1100, टारगेट 1162 एंड बेस्ट केस सिनेरियो में मुझे लगता है 1200 तक भी जा सकता है। तो तेजी का भी ट्रेड है, सिर्फ मंदी ही नहीं करनी है। तेजी का ट्रेड टाइटन में 1162 के टारगेट के लिए आप तेजी करें, और दूसरी तरफ आपने पोजीशन लेनी है थोड़ी सी मंदी की चोलामंडलम जैसे स्टॉक में भी 1374 का टारगेट 1430 पर कल जाकर टिका था ये काउंटर। अच्छा, इस बीच हैंगसेंग पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ 43 अंक ही नीचे है। 180 अंकों की ताजा तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी शुरुआती ट्रेड में। और याद रखिए 4 दिनों की छुट्टी के बाद हांगकांग के मार्केट्स आज खुले हैं और निचले लेवल से आ रही है रिकवरी। समीर, कल का पूरा सेटअप आज क्या एक कंप्लीटली फ्रेश पर्सपेक्टिव से बाजार को देखेंगे, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी डर है कल के क्रैकडाउन के बाद? नहीं, मेरे ख्याल से अब एक मोमेंटम आ गया है जहाँ पे आप थोड़ा कैश क्रिएट कर ले पोर्टफोलियो से, चाहे वो 10% हो मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे जैसे फेज खत्म होंगे वैसे आपका क्रूड प्राइसेस पे ध्यान ज़्यादा जाएगा। और मुझे लगता है कल की जो अनाउंसमेंट आई है उसमें ज़्यादा जो सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से वो चढ़ा नहीं, इसकी सऊदी ने जो कमेंट्री दी है कि हम ट्राई करेंगे और हम मार्केट को देखेंगे, लेकिन अगर मैं वो उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो उस चीज़ को टाइम लगेगा। और इमिडिएटली अगर आप उसका मैच करें तो 7 से 8 लाख बैरल प्रतिदिन का फ़र्क आ जाता है। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फिजिकल मार्केट को झटका मिलेगा और वहाँ पे क्रूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इलेक्शन रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, बट अब सेकंड फेजेस से आई थिंक क्रूड पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है अब मार्केट के लिए थोड़ी डाउनसाइड या करेक्शन पेंडिंग है। और फिर कौन से स्टॉक से इस करेक्शन को आप प्ले करेंगे? तो मेरे ख्याल से अभी तो मैं एक गेल है, मेरे ख्याल से गेल ने कल एक 4800 करोड़ का विंड एसेट खरीदा है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी नेगेटिव है गेल के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उन्होंने 100% एंटरप्राइज वैल्यू पे खरीदा है और उसमें कोई हेयर कट नहीं दिया। कितना बड़ा डील है? 4800 करोड़। ओके, तो ये जो IL&FS के विंड एसेट्स ये IL&FS के, तो उसमें अगर आप विंड पावर देखें तो ऑलरेडी प्राइसेस 10 से 15% ड्रॉप है वाई। तो मुझे नहीं लगता कि 100% एंटरप्राइज वैल्यू एक सही प्राइसिंग थी, और गेल उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डेट जोन में चला जाएगा, जो मैं एक कंफर्ट जोन में नहीं आता। तो इसलिए मुझे लगता है वो बहुत एम्बिशियस बाय था, और मेरे ख्याल से वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर रिस्क देखेंगे, और यहाँ पे मेरे को सेल लगता है। चार्ट्स के लेवल्स बताइए सर। गेल फंडामेंटली तो कह रहे हैं ये खबर खराब है, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के दिन में? देखिए, मुझे लगता है हेमंत, ऊपरी तौर पे वो आपके बादाम जो है वो गले में पानी लीजिए सर सुबह सुबह। देखिए हेमंत, जिस तरह से चार्ट पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है 350 के आसपास का एक छोटा रेजिस्टेंस है, बट एट द सेम टाइम छोटा मोटा पुल बैक भी आता है तो बेचना ही बनता है। 354 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 335। जो रियल क्रैक है वो 335 के नीचे होगा। 335 अगर तोड़ेगा तो इट विल बी एक ओपन सेल हो जाएगा। इन दैट केस मुझे लगता है 320 315 तक भी टूट सकता है। 320 315 अगर 335 का लेवल जाता है तो दोनों ही हमारे जानकार कह रहे हैं कि आज यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट गेल आज खबरों में है, लेकिन दूसरी भी कंपनियां हैं जो खबरों में हैं, और नीरज हमारे साथ तैयार हैं यही बताने के लिए कि वो कौन से स्टॉक्स आप आज सबसे पहले रेडार पर रखें ट्रेड के लिहाज से। सुमित से भी जानेंगे कि ब्रोकरेजेस का नजरिया अब क्या बनने लगा है, लेकिन पहले नीरज खबरें बताइए। एसएल प्रोपेक पे नजर रखिएगा। ब्लैकस्टोन ने यहाँ पे 51% हिस्सेदारी करीब 2200 करोड़ रुपए में खरीदी है, और साथ ही अगले 26% के लिए ओपन ऑफर लाएंगे।
139.19 के भाव पर। बायोकॉन पे नज़र रखिए, इसकी बोर्ड बैठक होने वाली जिसमें बोनस शेयर देने पे फैसला किया जाएगा। और कल ही इनकी ग्रुप कंपनी सिंजीन के लिए भी खबर थी कि वो भी बोनस शेयर देने जा रहे हैं। रिलायंस कैपिटल तीसरा शेयर है, यहाँ पे एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने करीब 2.05% हिस्सेदारी, जो करीब 51 लाख शेयर्स होती है, 137.45 के भाव पर ओपन मार्केट में कल बेचा गया है। नेटको और एलेम्बिक फार्मा भी नजर रखिएगा। बेयर क्रॉप की दो दवाएं थी जो इनको एक्सपोर्ट नहीं करने के लिए मनाही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये दोनों ही कंपनियां, एक किडनी के लिए है, एक ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जिसको ये एक्सपोर्ट कर सकेंगे फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो नेटको और एलेम्बिक फार्मा के लिए अच्छी खबर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में नजर रखिए, रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। मुनाफे में करीब 42% का उछाल देखने को मिला, 118 करोड़ पे। ग्रॉस एनपीए घट गया है, जो 2.09% था वो 2.04% है। नेट एनपीए भी 1.31% से घटकर 1.29% हो गया है। और नेट इंटरेस्ट इनकम में 35% की उछाल के साथ ये 387 करोड़ पे पहुंच गया है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो ये तमाम स्टॉक्स है जिस पर नज़र होगी आज के सत्र में, और इन सारे स्टॉक्स पर हम बात भी करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर हैं? देखिए, आज सेक्टर्स पे भी रिपोर्ट आई हैं, नंबर्स पे भी रिपोर्ट आई हैं, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट कल हुआ था, वो था मार्केट शेयर्स के नंबर आए थे एविएशन के। उससे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक इंडिगो पे रिपोर्ट आई है सिटी की। ये रिपोर्ट जो आई है ये एविएशन के नंबर्स के बाद ही आई है। मार्च का जो आंकड़ा आया उसके बाद इनका जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा और इंप्रूव हुआ है। करीब 2% का एक गेन जो है वो इन्हें आया है मार्च महीने में। जेट की उड़ानें बंद होने बाद जेट का करीब 5.8% का मार्केट शेयर है, सिंगल डिजिट में अब ये मार्केट शेयर आ चुका है। उसके बाद इस सिटी ने रिपोर्ट दी है और इनका ये मानना है कि जेट और स्पाइस जेट के जो प्लेन्स लैंड हुए थे, ग्राउंड हुए थे, उसका बेनिफिट इन्हें आने वाले टाइम में और मिल सकता है। लेकिन 46% की मार्केट शेयर के बाद अब और ज़्यादा रूम जो है वो अब नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 4 से 5% का और गेन मार्केट शेयर में आ सकता है। तो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है सीमेंट के ऊपर, डॉइचे बैंक की रिपोर्ट है। उन्होंने पूरे सेक्टर की प्राइसिंग के ऊपर बात की है कि यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस हाइक किया गया है इनके रियलाइजेशन इंप्रूव हुए हैं। इसीलिए तमाम जो कवरेज क्षेत्र में आती हैं कंपनीज, उन सबकी ईपीएस के टारगेट्स को रिवाइज किया गया है। इस सेक्टर के एसीसी श्री सीमेंट वो उन्होंने अपनी प्रिफर्ड बेट के तौर पे बताया और सब में टारगेट्स को रिवाइज किया गया है। एसीसी के लिए बाय 1830, श्री सीमेंट के लिए बाय 21,600, अंबुजा सीमेंट बाय 235। आपको बता दें कि एसीसी के नंबर्स आ जाने वाले हैं, इसलिए आज से भी आप इसके ऊपर नजर रखें। इसके अलावा अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट, इन दोनों पर भी जो टारगेट्स उनको रिवाइज किया गया है। करीब 4240 से बढ़ा के 4575 ये अल्ट्राटेक के लिए टारगेट है, और रैमको का जो टारगेट है वो 790 किया गया है, 785 रुपये से बढ़ा के। तो आज पूरे सीमेंट स्पेस पर नजर रखें। एक डॉइचे बैंक की रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट नोमुरा की आई है कमिंस के ऊपर। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर जरूर है ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर, हालांकि न्यूट्रल रेटिंग है, 765 रुपये के टारगेट्स वो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लागत थोड़ी बड़ी है जिसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर है, ऑर्डर इन्फ्लो का थोड़ा इंपैक्ट है, और दुनिया भर के बाजारों के कंपैरिजन में घरेलू बाजार जो थोड़ा ज्यादा प्रेशर में है। अभी नंबर्स की बात की थी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अच्छे नंबर्स आए हैं, जिसके बाद मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा दोनों की रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है और 560 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। असेट क्वालिटी को लेकर उन्होंने बात की कि नंबर स्ट्रांग है, असेट क्वालिटी स्ट्रांग है, आगे भी इनमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और नोमुरा भी एक न्यूट्रल रेटिंग रखता है, 590 रुपए के टारगेट्स वो भी दे रहे हैं। उनका भी मानना है कि वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वो आगे चल के एडजस्ट हो सकते हैं, और एयूएम की जो ग्रोथ है वो आगे काफ़ी बेहतर रहेगी। तो कंसेंसस टारगेट जो है वो 560-590 की रेंज में आ रहा है एयू स्मॉल बैंक में।